નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ પર। આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી, પાઠ 15। તેમનું નામ છે દાજ્યું। સાહિત્ય પ્રકાર છે ગદ્ય અને તેમના લેખક છે શેખર જોશી। તેમાં આપણે વિભાગ 1માં ગદ્ય આધારિત જોઈએ। प्रश्न पहलो है कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एमां खाली जगह पहली है कि मदन का गांव अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में था। दूसरी है खाली जगह कि मदन गांव का नाम बताने में संकोच कर रहा था। तीसरा है हेमंत जगदीश बाबू का सहपाठी था। चौथा है अपनत्व की पतली डोर अहम के तेज धार के आगे न टिक सके। पांचवा है अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को ईर्जा कहते हैं। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसमें प्रश्न पहला है मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था। उसका उत्तर है मदन का गांव अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में था। दूसरा प्रश्न है मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी। उसका उत्तर है मदन को जगदीश बाबू के रूप में दाजू यानी बड़े भाई की छाया निकट जान पड़ी। तीसरा है जगदीश बाबू का अकेलापन कैसे दूर हो गया। उसका उत्तर है अपने ही क्षेत्र के कई बोई मदन के मिल जाने से जगदीश बाबू का अकेलापन दूर हो गया। चौथा प्रश्न है जगदीश बाबू को क्या अच्छा नहीं लगता था। उसका उत्तर है मदन का बार बार दाजू कहकर संबोधित करना जगत बाबू को पसंद नहीं था। पांचवा प्रश्न है जगदीश बाबू कैसे संस्कारों के व्यक्ति थे। इसका उत्तर है जगदीश बाबू मध्यम वर्गीय संस्कारों के व्यक्ति थे। छठा प्रश्न है नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया। उसका उत्तर है नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। सातवां प्रश्न है जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों पहुंची। उसका उत्तर है जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट पहुंची क्योंकि अपने प्रति उसके अपनत्व पर प्रहार किया था। प्रश्न 8वां है दाजू का अर्थ क्या है। उसका उत्तर है दाजू का अर्थ बड़ा भाई होता है। प्रश्न 9वां है मदन को किसका भेद मालूम हो गया। उसका उत्तर है मदन को पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। प्रश्न 10वां है मदन के मन की व्यथा कैसे दूर हो गई। उसका उत्तर है सिसकिया भरकर रो लेने से मदन के मन की व्यथा दूर हो गई। प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। उसका प्रश्न पहला है जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती एकाकीपन की स्याही कैसे दूर हो गई। उसका उत्तर है कैके में बाई मदन को देखकर उन्हें लगा था कि शायद यह उन्हीं के यहाँ का लड़का है। बाद में मदन से वार्तालाप करके उन्होंने जान लिया कि उनकी शंका सच थी। इस तरह उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। प्रश्न दूसरा है मदन जगदीश बाबू को दाजू कहकर क्यों संबोधित करने लगा। उसका उत्तर है जगदीश बाबू और मदन एक ही क्षेत्र के रहने वाले थे। उस क्षेत्र में बड़े भाई को दाजू कहते हैं। जगदीश बाबू को अपना बड़े भाई के रूप में देखने के कारण मदन उन्हें दाजू कहकर संबोधित करने लगा। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा मदन के दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू को क्रोध क्यों आया अथवा जगदीश बाबू को मदन का दाजू बनना क्यों पसंद नहीं आया। उसका उत्तर है मदन कैके का एक साधारण बॉय था जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे। सबके सामने मदन का बार बार दाजू कहना उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं लगा, इसलिए मदन के
दाज्यू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू को क्रोध आया। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न पहला है, जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर में आकर कैसा लगता था? उसका उत्तर है, जगदीश बाबू अपने गांव से बहुत दूर के शहर में आए थे। वे अकेले थे। यहाँ का वातावरण उनके गांव के वातावरण से बिल्कुल भिन्न था। गांव में यहाँ के चौक जैसे चहल पहल नहीं थी। वहाँ के जैसे शोर गुल नहीं था। उन्हें लगता था जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। इस तरह जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर में आकर बहुत अकेलापन लगता था। प्रश्न दूसरा है, लेखक ने मनुष्य की भावनाओं को विचित्र क्यों बताया? उसका उत्तर है, मनुष्य के मन को समझ पाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी जब उसके साथ कोई नहीं होता तब निर्जन एकांत में भी वह स्वयं को अकेला अनुभव नहीं करता। उस एकांकीपन में भी उसे अपनेपन की अनुभूति होती है। इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों लोगों के बीच होकर भी वह सुनापन महसूस करता है। उसे सब कुछ पराया अपनत्वहीन लगता है। मनुष्य मन की इन्हीं अटपटी स्थितियों के कारण लेखक ने उसकी भावनाओं को विचित्र बताया है। प्रश्न तीसरा है, प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? उसका उत्तर है, के में मदन से परिचय होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए थे। 2-4 दिनों में मदन उन्हें दाज्यू कहकर पुकारता और वे भी उससे स्नेह से पेश आते। उन दोनों में मौसम संबंधी बातें होती। मदन उनसे उनके कम खाने की शिकायत करता। मदन को वे अपने दाज्यू यानी बड़ा भाई जैसे ही लगते थे। इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति व्यवहार बहुत स्नेहपूर्ण और अपनत्व से भरा था। प्रश्न चौथा है, जगदीश बाबू ने मदन को दाज्यू कहने पर क्यों डांटा? उसका उत्तर है, आरंभ में मदन को अपने क्षेत्र का लड़का समझकर जगदीश बाबू को बहुत अच्छा लगा था। वह उन्हें दाज्यू यानी बड़ा भाई कहकर संबोधित करता था। लेकिन आखिरकार मदन कैफे का एक बॉय था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मदन कैफे में सबके सामने उन्हें दाज्यू कहता था। यह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया। इससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता था। इसलिए उन्होंने दाज्यू कहने पर मदन को डांटा। प्रश्न 5वां है, दाज्यू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, समझाइए। उसका उत्तर है, दाज्यू कहानी का मुख्य पात्र मदन 9-10 वर्ष का बाल मजदूर है। कैफे में आए जगदीश बाबू से परिचय होने पर उसे बहुत खुशी हुई थी। वे उसके गांव के पड़ोसी गांव के थे, जहां बड़े भाई को दाज्यू कहते हैं। कोमल मन के मदन को ऐसा लगता था जैसे उसका बड़ा भाई मिल गया हो। दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ गई थी। लेकिन एक दिन दाज्यू कहने पर जब जगदीश बाबू ने उसे डांटा तो
उसके कोमल मन पर गहरी चोट लगी। जिसे वह बड़ा भाई मानता था, उसका बुरी तरह डांटना वे सहन न कर सका। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह सिसकिया भर भर के रोया। इसके बाद जगदीश बाबू उसके दाजियों नहीं रहे, वह उन्हें सिर्फ बोई रह गया। अब हम विभाग दूसरा देखते हैं, व्याकरण आधारित। उसमें प्रश्न पहला है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें मुहावरा पहला है, अजनबीपन की खाई दूर होना, यानी अच्छी तरह परिचित होना। वाक्य है, दो चार मुलाकातों में हमारी अजनबीपन की खाई दूर हो गई। दूसरा मुहावरा है, अपनेपन के रंग में रंगना, यानी बहुत घनिष्ठता हो जाना। उस वाक्य है, बुआ जी ने बहुत जल्दी हमें अपनेपन के रंग में रंग दिया। तीसरा है, मुंह तमतमाना, यानी क्रोध से चेहरा लाल हो जाना। वाक्य है, अपना अपमान होते देख ठाकुर का मुंह तमतमा उठा। मुहावरा चौथा है, ज्वालामुखी सा फटना, यानी अत्यंत क्रोध में बोलना। वाक्य है, देर से घर आने पर माँ का क्रोध पूर्ण चेहरा देखकर लगा जैसे वे ज्वालामुखी सा फटने लगेगी। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। उसमें पहला है थोड़ा, यानी बहुत। दूसरा है चंचल, यानी स्थिर। तीसरा है सामने, यानी पीछे। चौथा है अपना, पराया। पांचवा है दूर, निकट। छठा है स्मृति, विस्मृति। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। उसमें पहला है अनुमान, यानी अंदाज। दूसरा है निर्जन, सुनसान। तीसरा है जनरव, यानी कोलाहल। चौथा है विरक्ति, यानी उदासीनता। पांचवा है हिम, यानी बर्फ। छठा है रिक्तता, यानी खालीपन। सातवां है शिथिलता, यानी आलस्य। आठवां है अहम, यानी अहंकार। नौवां है वेदना, पीड़ा। और 10वां है निकट, यानी पीड़ा। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। उसमें पहला है किसी का साथ न होना, यानी निसंग। दूसरा है बिना किसी प्रयास के, यानी अनायास। तीसरा है लोगों के आने जाने की ध्वनि, यानी जनरव। और चौथा है जहाँ कोई न हो ऐसा स्थान, निर्जन। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। उसमें पहला है संबोधित, सम प्लस बोधित। दूसरा है स्वच्छ, सु प्लस अच। तीसरा है निर्जन, निह प्लस जन। चौथा है अभिमान, अभि प्लस मान। पांचवा है विस्मृति, वि प्लस स्मृति। छठा है निःसंग, निह प्लस संग। सातवां है अनायास, अन प्लस आयास। आठवां है प्रत्यायन, प्रति प्लस आयन। नौवां है प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा। और 10वां है विरक्ति, वि प्लस रक्ति। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। उसमें पहला है अपनत्व, अपना प्लस त्व। दूसरा है प्रभावित, प्रभाव प्लस इत। तीसरा है क्रोधित, क्रोध प्लस इत। चौथा है विरक्ति, विरक्त प्लस ई। पांचवा है स्वाभाविक, स्वभाव प्लस एक। छठा है अहंकार, अहम प्लस कार। सातवां है ज्वालामुखी, ज्वालामुख प्लस ई। आठवां है अनुभूति, अनुभूत प्लस ई। नौवां है संबंधी, संबंध प्लस ई। और 10वां है लेखक, लेख प्लस क।